अब इसको भर करके हमें जमा करना होता है। इससे जो हमारा टी ए होता है हम उसे क्लेम करते हैं और फिर वो हमारे खातों में पहुंच जाता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। नोट, यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम और अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। साथ में रिजर्व ड्यूटी में लगे जो साथी थे उन्होंने क्या करना है कि जिन साथियों की रिजर्व में ड्यूटी लगी थी वे अपने विद्यालय से सामग्री वितरण केंद्र तक की यात्रा का विवरण लिखेंगे पहली लाइन में, तथा रात्रि विश्राम उन्होंने पहले दिन वहीं किया तो रात्रि विश्राम का DA भी दिखाएंगे। और उसके बावजूद यदि वो 2 दिन तक वहीं रहे या उसके बावजूद उन्होंने अगर पोलिंग पार्टी की गाड़ी के साथ में सफ़र किया, ठीक है, तो उस सफ़र के दौरान का विवरण वो नहीं दिखाएंगे। हाँ, वो DA वहाँ पे दिखा सकते हैं रात्रि विश्राम का, और जब जहाँ से वो रिलीफ है वापसी अपने विद्यालय तक की वो वहीं से दिखाएंगे। धन्यवाद। निर्वाचन जो TA बिल है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि 350 और 250 रुपये किन्हें मिलेंगे DA के। तो अभी मुझे एक ये लेटर प्राप्त हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरकाशी का है, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं दिनांक 9 फरवरी 2022, यानी कि 9 फरवरी का उत्तरकाशी का ये लेटर है। तो जो ये लेटर है, इस लेटर के अनुसार क्या कहा जा रहा है मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसमें वो टेबल दी गई है कि किसको 350 रुपये मिलेंगे और किसको 250 रुपये मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें स्पष्ट है, ये चीज़ें आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। किसने कि समस्त कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष जनपद उत्तरकाशी। विषय है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 मतदान मतगणना कार्मिकों के निर्वाचन यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान। इस संबंध में आगे करें कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह कहना है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संपादनार्थ आपके विभाग कार्यालय के कतिपय अधिकारियों कर्मचारियों तथा शिक्षकों की पीठासीन मतदान अधिकारी एवं मतगणना पर्यवेक्षक या गणना सहायक और आरक्षित सहित कार्मिक के रूप में नियुक्ति की गई थी। नियुक्त सभी कार्मिकों के यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान हेतु आपको आवश्यक मात्रा में TA जर्नल फॉर्म 1 प्रति कार्मिक के लिए एवं प्रपत्र 12C सार बिल हेतु 1 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त निर्वाचन में मतदान मतगणना कार्मिकों के रूप में नियुक्त अपने विभाग या कार्यालय के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों एवं शिक्षकों से TA जर्नल फॉर्म पर 2-2 प्रतियों में यात्रा भत्ता बिल प्राप्त कर तदनुसार विभाग कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों तथा शिक्षकों की यात्रा भत्ता बिलों का प्रपत्र 12C यानी कि 12C पर संकलित संपूर्ण विवरण बनाकर पूरा नाम, एम्प्लॉय कोड, बैंक नेम, IFSC कोड, खाता नंबर, धनराशि, कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष का खाता नंबर आदि जो मांगा गया है को तैयार कर भुगतान हेतु तत्काल संबंधित सहायक के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दें। तो देखो, इन्होंने एक प्रपत्र दिया है 12C, वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे लिखा है कि यह भी स्पष्ट करना है कि विभाग कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों कर्मचारियों एवं शिक्षकों के जिन्होंने मतदान मतगणना कार्मिक के रूप में निर्वाचन ड्यूटी सुनिश्चित की है उनके निर्वाचन यात्रा भत्ता बिल भुगतान हेतु अनिवार्यतः एक साथ ही प्रस्तुत करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र भी अंकित कर लिया जाए कि आपके विभाग कार्यालय के किसी भी अधिकारी कर्मचारी तथा शिक्षक का निर्वाचन भत्ता यात्रा बिल भुगतान हेतु शेष नहीं है। इसका भी एक प्रमाण पत्र होगा। फिर करें यात्रा भत्ता बिलों के साथ निर्वाचन ड्यूटी संबंधी मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जो मूल यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र करा है, निर्वाचन ड्यूटी के जो प्रमाण पत्र हमें मिले थे उसकी मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, यानी कि उसकी फोटोकॉपी ना करके हमें मूल वो प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आगे करें कि अधूरे प्राप्त यात्रा भत्ता बिलों पर कदापि विचार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन के संपादनार्थ शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात किसी भी अधिकारी कर्मचारी तथा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट माइक्रो ऑब्जर्वर तथा विभागीय वाहन चालकों आदि को निर्वाचन विभाग से यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। देखिए, सिर्फ पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय को ही भत्ता दिए है यात्रा भत्ता। इनके अलावा जो आप देख सकते हैं
जो तैनात किसी भी अधिकारी, कर्मचारी तथा जोनल या सेक्टर मजिस्ट्रेट या माइक्रो ऑब्जर्वर जो यहाँ पे विभागीय जो वाहन चालक है आदि को निर्वाचन विभाग से यात्रा भत्ता देने होगा, यानी कि निर्वाचन विभाग से नहीं मिलेगा इनको यात्रा भत्ता। किंतु यदि अनुमन्य हो तो उन्हें नियमानुसार अपने विभागीय बजट से ही विभाग में प्रचलित सामान्य दरों पर निर्वाचन यात्रा दैनिक भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। करें यदि आवश्यक हो तो जो इनके विभाग में यदि बजट होगा तो उसके अनुसार ये वहाँ अपने विभाग में अप्लाई कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, यात्रा भत्ता के लिए। तो इनको वहाँ से मिल जाएगा जो भी इनके नियमानुसार, जो भी उसमें नियम होंगे उसके अनुसार। अब बात आती है निर्वाचन भत्तों की। निर्वाचन यात्रा या दैनिक भत्ता यानी कि डीए की जो दरें हैं वो निम्न प्रकार से होंगी। किस प्रकार से होंगी? कह रहे उसकी अनुमान्यता का विवरण प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए, ठीक है। अब ये कह रहे कि पीठासीन अधिकारी या जो मतगणना पर्यवेक्षक होगा उनके लिए जो डीए की दर है 350 रुपये होगी प्रतिदिन। ऐसे ही मतदान अधिकारी, मतगणना सहायक, मतदान अधिकारी यानी कि द्वितीय तृतीया, प्रथम द्वितीय तृतीया या जो मतगणना सहायक होते हैं, यहाँ पे मतगणना पर्यवेक्षक हो गया जब काउंटिंग होगी, और ये उनके साथ जो सहायक होते हैं, तो जो सहायक है या मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय जो है उनके लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अनुमान्य दरें हैं किसकी? डीए की। और इसके अलावा जो अनुसेवक है, जो अनुसेवक के रूप में वहाँ पर थे, पीआरडी के जवान इत्यादि जो भी होंगे, उनको 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डीए देयक है। या इसमें अनुसेवक श्रेणी में जो भी आते होंगे, ठीक है, चाहे उसमें पीआरडी के जवान आते हों ना आते हों, ये आप देख लीजिएगा, जो भी इसमें आते हैं उनको 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से डीए देय है। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया इस लेटर के द्वारा कि पीठासीन अधिकारी और मतगणना पर्यवेक्षक के लिए ही केवल 350 रुपये हैं, और उनके अलावा जो अन्य मतदान कर्मी हैं यानी कि मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय उनके लिए 250 रुपये ही देय हैं। फिलहाल ये उत्तरकाशी का लेटर कह रहा है, ठीक। अभी प्रत्येक जनपद के हिसाब से इस प्रकार का लेटर जारी हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि उक्त दरें केवल मतदान मतगणना कार्मिकों के रूप में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों एवं शिक्षकों को ही देय होंगी। यदि कोई कर्मचारी तथा शिक्षक निर्वाचन पूर्वाभ्यास हेतु अपने मुख्यालय से जिला मुख्यालय आया है तो उसे नियमानुसार फ्लैट रेट की उक्त दरों के अतिरिक्त अपने मुख्यालय से आने व वापस जाने का बस किराया देय होगा। ये वही बात है कि जो मैंने भी टीए बिल में भर के लिखा था। करें यदि कोई कर्मचारी या शिक्षक निर्वाचन पूर्वाभ्यास यानी कि जो प्रशिक्षण हुआ था 2 बार निर्वाचन से पहले का जो पूर्वाभ्यास हुआ था या ट्रेनिंग हुई थी, उसके लिए अपने मुख्यालय से जिला मुख्यालय आया है तो उसे नियमानुसार जो भी नियम है टीए बिल भरने के, उस नियमानुसार फ्लैट रेट की उक्त दरों में, ये सीधे सीधे उक्त दरें हैं, फ्लैट रेट 350 और 250, उक्त दरों के अतिरिक्त अपने मुख्यालय से आने व वापस जाने का बस किराया देय होगा। उसमें जो किराया है वो किराया भी देय होगा, ठीक है। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी जिला मुख्यालय आने व निर्वाचन कार्य की समाप्ति के पश्चात अपने मुख्यालय पर जाने का बस किराया और नियमानुसार आनुषंगिक व्यय, हालांकि ये अपने टीए बिल में आनुषंगिक व्यय दिया नहीं, उसका कॉलम में हटा दिया है, जो @ 35 पैसा हुआ करता था पर किलोमीटर के हिसाब से, अब उसको हटा दिया गया बिल में, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि उनको आनुषंगिक व्यय भी देय होगा। अब कह रहे राजकीय वाहन ऑब्लिक निर्वाचन वाहन से की गई यात्राओं तथा पैदल दूरी के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई आनुषंगिक व्यय देय नहीं होगा। देखिए, अगर आपने जैसे हमारी पार्टी 12 तारीख को मूव हुई तो 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जब हम अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे और वहां से पौड़ी सामान जमा करने के लिए पहुंचे, तो इस दौरान जो भी हमने यात्रा की वो क्या था, राजकीय वाहन से किया या निर्वाचन वाहन से हमने वो यात्रा की, तो उसमें हमारा किराया खर्च नहीं हुआ। इसलिए इन यात्राओं में या जो इस दौरान हमने पैदल दूरी तय की है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आनुषंगिक व्यय देय नहीं होगा, ना ही आनुषंगिक व्यय देय होगा और ना ही इसमें कोई टीए का प्रचलन है, ठीक है। टीए तो हमारा तब लगेगा जो हमारी जेब से पैसा खर्च हुआ है जब हम पौड़ी मुख्यालय या किसी मुख्यालय में गए। आगे करें कि चूंकि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संपादनार्थ 100% मतदान कार्मिकों को आरक्षित ड्यूटी सहित यात्रा भत्ता धनराशि का अग्रिम भुगतान किया गया है। चूँकि जैसे आपको हमको सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या मिला होगा, अग्रिम भी मिला है। जैसे पीठासीन अधिकारी को 1500 रुपये मिला है, ठीक है, और मतदान अधिकारी प्रथम को 1100 रुपये मिला है, ठीक है, और उनको जो है 800 रुपये मिले हैं, किसको, द्वितीय और तृतीय को, जो भी अग्रिम भुगतान किया गया है। तो फलतः प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी तथा शिक्षक अपने अपने यात्रा भत्ता बिल में अग्रिम की धनराशि के समायोजन का उल्लेख अनिवार्यतः करते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया टीए बिल वाले में, वो हमने 1500 रुपये उसमें से मैंने माइनस कर दिए थे टोटल में से, ठीक है, 5500 कुछ हो रहा था, उसमें से मैंने 1500 रुपये माइनस कर दिए थे। यह भी स्पष्ट
करना है कि कुल दी गई अग्रिम की धनराशि में से जो 300 रुपये है मात्र लंच नाश्ता हेतु उपलब्ध कराई गई थी में धनराशि का समायोजन यात्रा भत्ता बिल में से नहीं किया जाएगा। देखो मैंने उस समय पहले बता दिया था कि वो 300 रुपये नहीं घटाएंगे, अर्थात जैसे पीठासीन अधिकारी को 1500 प्लस 300 प्लस 100 मिले हुए थे ना, जो मैंने लिफाफे में दिखाए थे, तो उसमें से जो मूल था 1500 वही हमने घटाने, जो 300 है ये हल्के फुल्के नाश्ते इत्यादि लंच के लिए दिए गए थे, तो ये नहीं घटाए जाएंगे, केवल 1500 ही घटाए जाएंगे। और मतदान अधिकारी प्रथम को अगर 1100 मिले हैं तो केवल 1100 ही घटाए जाएंगे, 300 रुपये नहीं घटाए जाएंगे। फिर कह रहे इसी प्रकार सार बिल में भी प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी तथा शिक्षक आदि के सम्मुख उसके यात्रा भत्ता बिल की कुल धनराशि अग्रिम धनराशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए भुगतान हेतु अवशेष धनराशि का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभागाध्यक्ष कार्याध्यक्ष से अग्रसारित करवाकर 2-2 प्रतियों में सार बिल की एक प्रति सहित सीधे इस कार्यालय को। अब ये इन्होंने मंगाया कि इन्होंने उत्तरकाशी वालों ने, तो जो ये सार बिल है वो क्या है मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ गए 300 रुपये नहीं घटाने, हमने वही मेन चीज़ें घटानी है। अब आगे हम बढ़ाते हैं कि मतदान या मतगणना ड्यूटी के अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के संपादन संचालन हेतु किसी भी अधिकारी कर्मचारी आदि को सामान्य रूप से प्रचलित यात्रा भत्ता की अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो लोग निर्वाचन ड्यूटी में नहीं लगे थे, इस चीज़ को समझिए, ये कह रहे कि मतदान जिस दिन चुनाव हुआ था या जब मतगणना होगी, इन 2 चीज़ों को छोड़ करके इसके अलावा भी अन्य लोग इसमें ड्यूटी में लगे थे कि अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों में, जैसे BLO हो गए या जैसे जो दिव्यांगजनों के लिए या जिन्होंने पोस्टल बैलेट इत्यादि में जिनकी ड्यूटी लगी थी, तो ये मतगणना और मतदान के दिन के अतिरिक्त जो ड्यूटी है, इन अन्य कार्यों के संपादन या संचालन हेतु किसी भी अधिकारी या कर्मचारी आदि को सामान्य रूप से प्रचलित यात्रा भत्ता की अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। जो उनकी सामान्य दरें होंगी उनके अंदर ये 350 या 250 फिक्स नहीं है, जो उनकी जो सामान्य जो TA का जब बिल बनता है तो उसमें जो भी दरें होंगी उन दरों के हिसाब से ही उनके लिए यहाँ पे अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा, ठीक। तो किन के लिए? जिन लोगों की ड्यूटी अन्य कार्यों में लगी है मतदान या मतगणना के अलावा, जैसे दिव्यांगजनों के लिए पोस्टल बैलेट इत्यादि उपलब्ध कराना। अब यह है प्रपत्र सार बिल, जो अभी तक आ रहा था ना प्रपत्र सार बिल, वो क्या होता है 12C। अभी 12C का प्रपत्र सार बिल है, तो इसको मैं इसी पे बोल करके बता देता हूँ क्या क्या भरना है और कैसे भरना है। तो जैसे यहाँ पे क्रम संख्या 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 अधिकारी शिक्षक का नाम यहाँ पे नाम आ जाएगा, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ किशोर कुमार बिडाले हो गया, पद नाम सहायक अध्यापक LT हो गया, विभाग का नाम शिक्षा विभाग हो गया, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर जगह है तो विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, राव मावी हर्षु देवीदार। और यहाँ पे करें यात्रा का विवरण। अब देखिए चूँकि हमने 3 बार यात्रा की तो इसलिए हम यहाँ पे 3 कॉलम में अपना विवरण भरेंगे, एक ही कॉलम में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। तो कब से? तो जैसे पहली यात्रा हमने की थी, पहला प्रशिक्षण हमारा था 14 जनवरी को, तो हमने लिख देंगे दिनांक 13 से 14 और 15, 13 से 15 तक, ठीक है। दूसरी यात्रा की थी हमने फरवरी में, 2 फरवरी, 3 को हमारी ट्रेनिंग थी, तो 2 फरवरी से 2/2/2022 से लेकर के और 3 और 4 फरवरी 2022 तक। ऐसी तीसरी यात्रा में 12 तारीख को हमारी पार्टी मूव हुई, 11 को हमारा प्रशिक्षण था, तो 10 को हमने यात्रा की, तो 10 से, और जो 15 को हमने सामग्री जमा की, 16 को हम आए तो 16 तक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये डेट लिख देंगे। तो यहाँ पर उनका जो है देखो साथ में हमने वो रखना है, क्या रखना है, जो अभी हमने यहाँ पर वो प्रपत्र दिखाया था आपको, वो वाला प्रपत्र यानी कि TA बिल भी रखना है इसके साथ में। तब TA बिल में देखना जो पहली यात्रा है, पहली यात्रा का टोटल कितना बैठ रहा है, कुल धनराशि, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। जो दूसरा प्रशिक्षण हुआ था उसकी यात्रा का कुल धनराशि कितनी हो रही है उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। और तीसरे प्रशिक्षण जब हुआ था, मतदान हुआ था, तो उसकी धनराशि को हमने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रपत्र को भरेंगे। तो यह है प्रपत्र 12 या 12C या फिर सार प्रपत्र। तो इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शिक्षक साथियों की या फिर खासकर कह सकते हैं महिला शिक्षकों की ड्यूटी इस प्रकार से लगी हुई थी। कैसे कि जो दिव्यांग मतदाताओं तक पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराने की ड्यूटी उनकी लगी हुई थी। तो कुछ लोग यहाँ पे ड्यूटी में लगे हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार का उनका ये आदेश था। तो जिनकी इस प्रकार की ड्यूटी लगी हुई है तो वे महिलाएँ या वे शिक्षिकाएँ इसके अनुसार देख सकती हैं कि उनको कितनी बार अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक प्रपत्र है, इसमें कुछ लोगों की जो ड्यूटी है यमकेश्वर विधानसभा की है, तो इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था लक्ष्मण झूला ऋषिकेश, ठीक है। तो ये अपने मुख्यालय से यानी कि जो इनका विभाग या जो मुख्यालय है यहाँ से जब ये शिक्षिकाएँ कहाँ गई, सीधे
लक्ष्मण झूला, तो वहाँ जाने में भी इनका आने जाने में क्या हुआ था, टीए यानी कि किराया खर्च हुआ था। तो जब इनका जो किराया खर्च हुआ था तो ये लोग भी उस टीए बिल को भरेंगे और उसमें अपनी यात्रा का विवरण उसी प्रकार से भरेंगे जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। तो लास्ट वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए और उसके अनुसार अपना आप टीए बिल बनाइए, ठीक है। तो जैसे आपको एक दिन बुलाया, जैसे अब कुछ लोग ये थल नदी है, मुझे पता थल नदी मेरे विद्यालय के नज़दीकी है, हर्षदेवी धार के, तो जो थल नदी साइड से गए होंगे लक्ष्मण झूला, तो इनका पूरा दिन खप गया, 4-5 घंटे का सफ़र हो गया, ठीक। और फिर हो सकता है फिर इनको नाइट हॉल्ट वहीं करना पड़ा हो ऋषिकेश में, तो फिर वो रात्रि का डीए दिखा देंगे, फिर अगले दिन इनकी वापसी हुई होगी। तो जो भी इन पे फिट बैठता होगा, यदि 3 दिन का इनका, एक दिन जाना, एक दिन ट्रेनिंग और एक दिन आना, तो ये भी उसी प्रकार का टीए बिल बनाएंगे जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो में बताया। तो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और उसमें आप अपने टीए को क्लेम करिए, तब आपको वो टीए मिल जाएगा। और यदि आपके पास वो टीए बिल उपलब्ध नहीं है तो उसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा और व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मैं अपने वीडियो के लिंक में उसकी पीडीएफ को भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट निकाल करके उसे भर सकते हैं, ठीक। तो आशा है आपका काफ़ी डाउट क्लियर होगा। तो अब देखते हैं हमारे ज़िले में इस प्रकार का लेटर कब आता है कि जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। और इसके अलावा तीसरी चीज़ है जो मैं सुबह कह रहा था आप लोगों को, जो सामान्य टीए बिल भरा जाता है, तो सामान्य टीए बिल के लिए ये है साधारण यात्रा भत्ता, ठीक है। तो ये साधारण यात्रा भत्ता आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार से होता है, इसमें लेवल के हिसाब से होता है। ये देखा यहाँ पे वेतन स्तर यानी कि लेवल, तो ये है लेवल 1 से 5 तक, ठीक है। तो 1 से 5 वालों के लिए जो दैनिक भत्ता होता है वो होता है 250 रुपये, और जो 6 से 9 लेवल यानी कि जिनका 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे से जो है 5400 ग्रेड पे तक पहुंचते हैं, उनके लिए दैनिक भत्ता यहाँ पर 350 रुपये दिया गया है सामान्य टीए बिल में। लेकिन निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार केवल पीठासीन और मतगणना पर्यवेक्षक के लिए 350 रुपये डी होगा पर डे का, और अन्य मतदान कर्मियों के लिए 250 रुपये होगा पर डे का। तो ये वो बिल है जो साधारण यात्रा भत्ता से संबंधित कुछ नियम से संबंधित, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है कि आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। तो जो भी साथी जिन्होंने कहीं भी ट्रेनिंग की, किसी प्रकार की ट्रेनिंग की, 2-3 दिन के लिए गए, तो वो हर कोई इसको क्लेम कर सकते हैं और अपना टीए वापस ले सकते हैं। धन्यवाद।